हाँ तो बेटा यहाँ पे हमने बताया इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बात क्वेश्चन एक की नहीं होती है। इसके अंदर मेटल पीस हमने ले लिया, तो मेटल पीस ले लिया, डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर से आइस से डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है, वाटर से मेटल पीस की ज़्यादा है। तो अगर ये फ्लोट कर रहा तो जो रेड पार्ट से दिखा है V1 वॉल्यूम, अगर इसने V1 वॉल्यूम आइस मेटल पीस ऑक्यूपाइड किया वाटर में, तो हम कहेंगे कि इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, सो इट्स वेट विल बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड। तो बॉइंट फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड, बॉइंट फोर्स, और इसका जो वेट होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ये बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ मेटल पीस है तो एट इक्विलिब्रियम हमने कह दिया। और ये जो बॉइंट फोर्स होगा दैट इज वॉल्यूम V1 डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस या ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आइस एंड मेटल पीस। तो V1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इज इक्वल टू टोटल मास इंटू जी। तो यहाँ से V1 आ गया। अब हम कह रहे हैं कि आइस जब कंप्लीटली मेल्ट करेगा तो वॉल्यूम कितना बनाया इसने, कितना फॉर्म किया, V3 आइस। हाँ तो V3 हम कहेंगे कि टोटल मास आइस मेल्ट करेगा, तो आइस मेल्ट करेगा तो वाटर बनेगा लेकिन मास विल रिमेन सेम। तो V3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आइस का मास है, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो V3 जो बना, जितना वाटर फॉर्म हुआ m अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और मेटल पीस इसके अंदर डिप कर जाएगा। तो मेटल पीस का वॉल्यूम अगर हम कह दें मेटल पीस का वॉल्यूम V2, तो V2 इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल पीस अपॉन डेंसिटी ऑफ मेटल पीस। तो V2 प्लस V3 अगर लिखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस स्मॉल m अपॉन डेंसिटी ऑफ मेटल पीस। दिस इज सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड V2 प्लस V3 ज़्यादा है या V1? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड V2 प्लस V3 ज़्यादा है बेटा, V1 ज़्यादा है, V2 प्लस V3 कम है। तो इन रिजल्ट क्या होगा, लेवल विल डिक्रीज। इसका मतलब लेवल डिक्रीज कर जाएगा, समझ गए, ऐसे बताना है। तो लेवल विल डिक्रीज। सबको क्लियर बेटा? बोलो। तो लेवल विल डिक्रीज। देखो यहां पे तो सिंस V2 प्लस V3 इज लेसर देन V1, इसलिए लेसर है कि पहला टर्म दोनों का सेम है। डेंसिटी ऑफ मेटल पीस ज़्यादा है वाटर से, तो ये ज़्यादा है तो ये कम हो गया, तो V1 से कम हो गया V2 प्लस V3, ये हो गया। सो इनिशियल लेवल ऑफ वाटर विल डिक्रीज। क्लियर बेटा? मिटाया जाए। अब इसके डिफरेंट वो हो सकते हैं। यहाँ पे कहा गया कि जब ये पहले फ्लोट कर रहा था 2.4 सेंटीमीटर इनसाइड मरकरी की डेंसिटी हमें पता है CGS यूनिट में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो 2.4 सेंटीमीटर मतलब क्यूबिकल ब्लॉक 1/5 इनसाइड मरकरी था। अब इसके अंदर वाटर फिल कर रहे हैं टिल अपर सरफेस ऑफ ब्लॉक जस्ट इमर्जेज इन वाटर। अब इसके अंदर वाटर फिल कर रहे हैं, ये वेजल हमारा यही है, इसके अंदर वाटर फिल किया जा रहा है। अब एक बात बताओ बेटा कि अगर वाटर फिल करेंगे तो होगा क्या, जो 2.4 सेंटीमीटर मरकरी है वही रहेगा या कम हो जाएगा मरकरी में पार्ट इसका? इसके अंदर वाटर अगर फिल करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर सेम रहेगा या कम हो जाएगा? तो वाटर फिल करेंगे तो साइड से ही तो वाटर जाएगा बेटा। तो इसके अंदर अब ये कहा गया कि वाटर तब तक फिल किया गया जब तक अपर सरफेस इसका
वाटर में जस्ट इमर्ज नहीं हो जाता। तो ये तो हो गया मरकरी Hg। अब इसके अंदर वाटर फिल किया गया, वाटर फिल किया गया तो वाटर बेटा अपर सरफेस को जस्ट ये सबमर्ज कर रहा, ब्लू से दिखा रहे हैं तो ये क्या हो गया वाटर, ये वाटर हो गया। अब पूछा जा रहा है फाइंड हाइट ऑफ वाटर कॉलम, वाटर कॉलम की हाइट बतानी है h, फाइंड हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम। बोलो मैं क्या पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में बेटा अभी, कि जो मरकरी में जितना पहले ये क्यूब था उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? सोमेल, अभिषेक, दिव्यम, बोलो बेटा। क्या ऊपर आएगा? ब्लॉक क्यों आएगा? क्यों आएगा बेटा? क्योंकि बॉयंट फोर्स लगेगा वाटर के कारण भी। नहीं लगेगा? बॉयंट फोर्स लगेगा वाटर के कारण भी, तो बॉयंट फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, बॉयंट फोर्स इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू वाटर प्लस मरकरी दोनों। अब बॉयंट फोर्स वाटर कारण लगेगा तो क्या होगा, बॉयंट फोर्स मरकरी के कारण कम हो जाएगा, तो वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड कम हो जाएगा, तभी तो इसके वेट को बैलेंस करेगा बेटा। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये कुछ कम हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। और अगर ये सेम रहता तब फिर तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं था बेटा। ये 10 माइनस ये 12 था, 12 माइनस 2.4 उतना वाटर फिल कर दें, तो ये कुछ ऊपर जाएगा जब इसके अंदर वाटर फिल कर रहे होंगे। अब ये मान लेते हैं ये h है, तो ये बताओ कितना लेंथ, ये h की वैल्यू बतानी है। अब मुझे बताओ कितना लेंथ ये इनसाइड मरकरी है नाउ व्हेन वाटर इज फिल्ड, कितना लेंथ इनसाइड मरकरी अब होगा? 12 माइनस h सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं बेटा सब लोग? इसका मतलब हो गया कि बॉयंट फोर्स जो होगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई क्यूब एंड वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड बाई क्यूब इज इक्वल टू वेट ऑफ क्यूब, यही होगा ना। तो पहले देखो जब ये फ्लोट कर रहा है 1/5 से, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका डेंसिटी है, हमें डेंसिटी इसका क्यूब का नहीं दिया हुआ है। लेट डेंसिटी ऑफ क्यूब इज density of cube is rho c ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। तो बेटा जब ये फ्लोट कर रहा है तो उस समय पे वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड, दिस इज मरकरी, वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड is equal to buoyant force that will balance its weight। तो at equilibrium क्या कहेंगे? buoyant force क्या लिखोगे? कितना वेट डिस्प्लेस कर रहा है मरकरी का, तो एरिया क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12 बेस हो गया, बेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2.4 वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड बाई क्यूब। ये बेटा समझ में आ रही बात? वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड बाई क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इन सीजीएस यूनिट 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया? मास डिस्प्लेस्ड इन ग्राम बाई क्यूब। ये समझ में आ रही बात सबको बेटा? कुछ डाउट है तो पूछो, बोलो। दिव्यांग इंटू जी क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम सीजीएस यूनिट रख दें 980
सेंटीमीटर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा CGS यूनिट में इंटू जी लिख दिया जाए इज इक्वल टू वेट। वेट क्या कहोगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ क्यूब, दैट विल बिकम मास ऑफ क्यूब इंटू जी। तो 12 इंटू 12 क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ क्यूब इंटू जी। बेटा समझ में आ गई बात? ये अगर हम SI यूनिट में रखते हैं, SI यूनिट में भी रखते हैं, तो ये हम रखते हैं 0.12 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻2, इसको लिखते 13.6 इंटू 10⁻3। तो ये भी 0.12 इंटू 0.12, तो ये भी डेंसिटी उसी में लिखते। वही बात हो जाती बेटा कि नहीं, दोनों साइड से कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पे आया ये 12 इंटू 2.4 इंटू 13.6 इज इक्वल टू, इसको कह दें 12 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ क्यूब। दिस इज फर्स्ट। समझ में आ गई बात? अब इसको हम क्या कह सकते हैं? दूसरा इक्वेशन यहाँ पे देखो, ये तो हो गया यहाँ से डेंसिटी की एक यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे कहें कि इसका वेट तो यही रहेगा क्यूब का, लेकिन बॉइंट फोर्स जो कहेंगे, क्या कहोगे बेटा? बॉइंट फोर्स, वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड, तो 12 इंटू 12 माइनस एच सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, ये हो गया वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड बाय क्यूब व्हेन वाटर इज आल्सो प्लेस्ड। समझ में आ रही बात बेटा? प्लस बॉइंट फोर्स ड्यू टू वाटर, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय क्यूब, कितना वाटर डिस्प्लेस किया, तो जितना वॉल्यूम बेटा, ये जितना वॉल्यूम वाटर का इसने डिस्प्लेस किया, जितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस किया, तो कितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस किया? 12 इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय क्यूब, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS यूनिट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू जी, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड प्लस वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड बाय क्यूब विल बी इक्वल टू वेट ऑफ क्यूब। समझ में आ रही बात बेटा? वेट ऑफ क्यूब क्या कहेंगे? 12 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ क्यूब इंटू जी, दिस इज सेकेंड। तो जी तो कैंसिल हो गया ना बेटा, बोलो। तो सेकेंड आ जाएगा 12 इंटू 12 माइनस एच, 12 माइनस एच इंटू 13.6 प्लस 12 इंटू एच इंटू 1 इज इक्वल टू 12 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ क्यूब, दिस इज सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर दें बेटा, तो हमें क्या आ जाएगा? सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो डेंसिटी ऑफ क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू क्या आ जाएगी जो पूछा गया है? एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब तो सॉल्व कर लोगे बेटा, लिख लो। एच की वैल्यू आ जाएगी 10.4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 10.4 सेंटीमीटर। ये समझ में आया सबको? सही से बताओ। हाँ, पहले क्या है? क्यूब है बेटा, क्यूब है। इसका डेंसिटी क्या नहीं मालूम, ये कहा गया। इसका साइड लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर। ये कहा गया कि मरकरी में ये फ्लोट कर रहा है विद 1/5 हाइट ऑफ इट्स एज इनसाइड मरकरी, मतलब 2.1/5 12 का हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर मरकरी में। तो इससे हम यहाँ पे बॉइंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ दिस क्यूब कहेंगे, तो यहाँ से डेंसिटी आ जाएगी, बेसिकली डेंसिटी क्यूब की आ जाएगी। अब जब इसके अंदर वाटर फिल कर रहे हैं तो ये इस पर बॉइंट फोर्स वाटर भी लगा रहा होगा, तो जितना वाटर डिस्प्लेस किया बॉइंट फोर्स उसका हो गया, प्लस वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस दैट इज इक्वल टू वेट। तो वेट तो यहाँ से आ गया, देखो यही तो वेट था लेफ्ट साइड का।
तो यहाँ से डेंसिटी आ चुका है, फिर वही इक्विलिब्रियम में कर देंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। और बेटा अगर सबका हम वैल्यू रखें मीटर में, जब ये सेंटीमीटर में दिया है तो 12 माइनस एस सब सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, सबको अगर हम मीटर में लिखेंगे तो मीटर में आ जाएगा एसआई यूनिट में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों साइड पे जो भी हम यूनिट रखें कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर एसआई यूनिट में रखोगे तो मीटर में आएगा, तो 0.104 मीटर आता, तो 100 से मल्टीप्लाई करते वही रिजल्ट आता। तो लिख लो बेटा इसको। हाँ बेटा, कौन सा ब्लॉक? ये ब्लॉक, हाँ देखो देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार लिखना अपने आप। लिया? मतलब ये है कि इसमें कैसे कहेंगे कि ब्लॉक ऊपर ही जाएगा, राइट? जैसे मान लो कि अगर मान एक कोई लिक्विड है पहले और कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है और एक लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी है ρ1 और ये V1 वॉल्यूम है जो इनसाइड लिक्विड है, इसका मास है m ऑब्जेक्ट का। तो हम कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम V1 इंटू डेंसिटी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया इसने? V1। देखो जब एक सिंगल लिक्विड है, ठीक है बेटा, एक सिंगल लिक्विड है तो हम कहेंगे कि V1 वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस किया, तो V1 इंटू ρ1 इंटू जी, ये क्या हो गया? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू वेट mg। अब अगर इसके अंदर कोई दूसरा लिक्विड हम फिल कर देते हैं, ऑब्वियसली अगर उसकी डेंसिटी जिसकी कम होगी वो ऊपर रहेगा, दूसरा लिक्विड अगर फिल करें उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ρ1 वाला ऊपर आ जाएगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि ρ2 इज लेसर देन ρ1। अब इसी के अंदर कोई दूसरा लिक्विड हम फिल कर रहे हैं, देखो ध्यान से, सेम वेजल है, इसी में सेम वेजल में हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हम एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है ρ1, ये फिल किया गया, और दूसरा लिक्विड जिसकी डेंसिटी है ρ2, इसको भी फिल कर दिया गया, जो रेड से दिखा रहा है बेटा, इसकी डेंसिटी है ρ2, फिल कर दिया गया। अब क्या हो रहा है कि एक बात देखो कि इस पे जो बॉइंट फोर्स होगा, बॉइंट फोर्स क्या हो जाएगा? अगर हम इरेगुलर शेप की बात किए, अब यहाँ पे देखो, अगर हम कह दें कि जैसे मान लो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की जगह क्यूब ही ले लेते हैं, साइड लेंथ L इंटू L क्यूब। अब ये बेटा क्या हुआ कि इस पे हम क्या कहेंगे? बॉइंट फोर्स क्या कहते हैं? इसकी डेंसिटी है ρ1, बॉइंट फोर्स कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट। तो लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा होगा अपवर्ड, लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? P0, और ये हम कह दें कि H हाइट इनसाइड है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 प्लस ρgh इंटू एरिया,
एल स्क्वायर हम कहेंगे फोर्स एफ अपवर्ड F1। अब एक बात देखो बेटा कि ये जो हम पी नॉट लिए हैं, पी नॉट इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू F1 अपवर्ड लिखा गया। अब यहाँ पे इसके अपर सरफेस पे क्या होगा, पी नॉट ए लग रहा होगा। पी नॉट ए इज नथिंग बट पी नॉट एल स्क्वायर या पी एटमॉस्फेरिक इंटू एल स्क्वायर। तो नेट फोर्स ड्यू टू फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, बेसिकली एयर की भी डेंसिटी होती है। एयर की डेंसिटी क्या बताया था, 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो ये भी ऊपर से एक दूसरा फ्लूइड हुआ एक तरह से, तो नेट दोनों का डिफरेंस हुआ ना। नेट फोर्स अपवर्ड क्या हुआ, उसी को अपथ्रस्ट कहते हैं या बॉयंट फोर्स कहते हैं, वो हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी लिक्विड इंटू एल स्क्वायर, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी लिक्विड इंटू एल स्क्वायर माइनस पी एटमॉस्फेरिक इंटू एल स्क्वायर। तो क्या आ गया, पी लिक्विड इंटू एल स्क्वायर। और पी लिक्विड जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, रो जी एच एल स्क्वायर, यही कहेंगे ना। और एल स्क्वायर बेस एरिया हो गया इंटू एच वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आ गया जो शेडेड पार्ट है। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो 1, यहाँ पे रो 1 लिख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो 1। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम H इंटू एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाई क्यूब। तो यहाँ पे हम कहेंगे H एल स्क्वायर इंटू रो 1, H एल स्क्वायर इंटू रो 1 इंटू जी। तो यह आ जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब देखो यहाँ पे एक अगर लिक्विड और प्लेस कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए, ध्यान देना बेटा, इसी में तुम दूसरा फिगर बनाना। हम कह रहे हैं किसी में एक लिक्विड और फिल कर दिया जाए, इसको अब हाइट कह दें H1, इसको कह दें H2, ये H2। अब क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक अगर हम लेंगे भी तो पी एटमॉस्फेरिक ए और पी एटमॉस्फेरिक ए कैंसिल आउट हो गया कि नहीं वर्टिकल में बोलो बेटा। तो नीचे से जो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड 1 लिक्विड 2, इसकी डेंसिटी कह दें रो 2 और रो 2 इज लेसर देन रो 1, तभी ये इसके ऊपर होगा। अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, रो जी एच वन इंटू एल स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्रेशर, या लिख दें प्रेशर ड्यू टू लिक्विड 1 प्लस बेटा यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर लिख रहे हैं, तो रो 2 GH2 इस पॉइंट पे प्रेशर हुआ। देखो इस पॉइंट पे प्रेशर है पी एटमॉस्फेरिक, यहाँ से यहाँ पे गए तो कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ, रो GH2। यहाँ से फिर इधर गए तो कितना प्रेशर और इंक्रीज हुआ, रो GH2 प्लस रो GH1, रो 2 GH2 प्लस रो 1 GH1। ये समझ में आया, इस पॉइंट पे प्रेशर आया। अब इस प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा इंटू एल स्क्वायर। तो एक बात देखो कि अगर पहले वाला जो यहाँ पे H1 था H के बराबर होता, अगर H1 H के बराबर होता तो रो 2 GH2 इंटू एल स्क्वायर प्लस रो 1 GH1 एल स्क्वायर। अगर ये H के बराबर होता तो ये फोर्स ज़्यादा आ गया ना। देखो अगर मान लो दूसरा लिक्विड नहीं होता तो H ये डिस्प्लेस हुआ था, जो यहाँ पे रिजल्ट हमने लिखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, रो GH एल स्क्वायर। ये किसको बैलेंस कर रहा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू mg मतलब वेट इसका जो है उसी को तो इक्वल कर रहा है ना बेटा। ये रो 1 G एल स्क्वायर, रो 1 G H एल स्क्वायर इज इक्वल टू mg, ये इसको बैलेंस कर रहा है। अगर ये H1 की वैल्यू H है तो ये वैल्यू mg आ गई कि नहीं। अगर दूसरा लिक्विड हमने प्लेस किया, अब प्रेशर के लिए हम जा रहे हैं तो इसका प्रेशर काउंट होगा इस पॉइंट पे, इस लिक्विड के कारण प्रेशर ज़्यादा हो गया।
इसका मतलब H1 की वैल्यू, ये वैल्यू कम होना चाहिए क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, mg के, दोनों का सम mg के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर दूसरा लिक्विड इसमें फिल किया गया तो ये अपने आप किधर शिफ्ट होगा, क्योंकि H1 कम होना चाहिए, H1 कम होना चाहिए, दोनों का सम mg के बराबर होना चाहिए। अगर H ये है तो mg के बराबर तो यही हो गया ना बेटा। बोलो बोलो। अगर रोवन वाला क्या कर दें, ये कह रहे हो कि जो रो2 है इसकी डेंसिटी कम है ना, रो2 है उसकी डेंसिटी कम है, यही कह रहे हो ना। तो रो2 जिसकी डेंसिटी, देखो समझ में आ गया बात, तो फिर बहुत सब आसान हो जाएगा। इसका जो है सिलेंड्रिकल, इम्प्टी सिलेंड्रिकल वेजल है, इम्प्टी सिलेंड्रिकल वेजल है। इसके अंदर हम कह रहे हैं एक आइस क्यूब प्लेस किया गया, आइस क्यूब, और ये आइस क्यूब है जिसका साइड लेंथ है 4 सेंटीमीटर। आइस क्यूब है, इसका साइड लेंथ है 4 सेंटीमीटर। आइस क्यूब, डेंसिटी ऑफ आइस हम पहले ही लिख दे रहे हैं 0.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब SI यूनिट में। CGS में हम कहते हैं 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको कहते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, CGS यूनिट। अब ये कहा गया एज्यूम दैट आइस मेल्ट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल साइड, एज्यूम दैट आइस, एज्यूम दैट आइस melts uniformly from all side of cube, यूनिफॉर्मली हर एक साइड से मेल्ट करेगा तो क्या होगा बेटा, आइस मेल्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और वाटर बनेगा तो ध्यान देना, वाटर बनेगा तो जब ये, फिर इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे हम कहें तो इसका शेप क्या रहेगा, क्यूब ही रहेगा। समझ पा रहे हो बेटा, क्यूब रहेगा। अब इसके अंदर बन गया वाटर, अब वाटर बनेगा तो इसी वेजल, सिलेंड्रिकल वेजल के अंदर है, इम्प्टी वेजल है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर वाटर, फिर लेवल बढ़ेगा वाटर का। समझ पा रहे हो सब लोग। अब वाटर बढ़ेगा तो बॉइंट फोर्स लगेगा आइस क्यूब पे, आइस क्यूब पे बॉइंट फोर्स लगेगा तो एक पर्टिकुलर हाइट जब होगी, कोई पर्टिकुलर हाइट वाटर का होगा, या हम कह दें कोई पर्टिकुलर साइड लेंथ क्यूब का होगा, पर्टिकुलर साइड लेंथ क्यूब का होगा, जब वो मेल्ट कर चुका होगा तो इसका साइड लेंथ कुछ होगा, या हम कह दें कि कोई हाइट होगा वाटर लेवल का, कि जब ये जस्ट इट विल लीव कांटेक्ट फ्रॉम बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल। क्वेश्चन क्लियर। यहाँ पे पूछा गया, चाहे वाई पूछ लें या इसका साइड लेंथ, फाइंड डायमेंशन ऑफ आइस क्यूब, फाइंड डायमेंशन ऑफ आइस क्यूब, dimension of ice cube when cube will just leave, when ice cube will just leave contact from base of vessel,
क्वेश्चन समझ में आया बेटा? तो कैसे लिखा जाए? क्या किया जाए बताओ? क्या डायमेंशन क्यूब का होगा व्हेन इट विल लीव कांटेक्ट फ्रॉम बेस ऑफ वेसल? कांटेक्ट छोड़ देगा, तब छोड़ देगा जब बॉइंट फोर्स की वैल्यू जस्ट mg के बराबर हो जाए। उसके बाद तो ये ऊपर ही चला जाएगा ना बेटा, वाटर बढ़ रहा होगा। तो उस समय पे अब फिर कैसे बताएं, डायमेंशन कैसे लिखा जाए बताओ? लिखो। अच्छा, तो वॉल्यूम V मान लें और V वॉल्यूम मान लेंगे तो बेटा कैसे पता लगेगा? क्योंकि V वॉल्यूम जो मानेंगे उससे तो हम वेट लिख देंगे, लेकिन जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कैसे लिखेंगे बेटा? बताओ, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कैसे लिखा जाएगा? V वॉल्यूम मान लेंगे, V वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ आइस लिख देंगे तो उस समय पे वेट आ गया आइस क्यूब का, और वो बैलेंस होना चाहिए बॉइंट फोर्स से। बॉइंट फोर्स कैसे लिखा जाए? बेटा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलो। दो अननोन आ गया। इनिशियल साइड लेंथ मालूम है, फाइनल ये है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मतलब फाइनल के इसका वेट आ जाएगा। बॉइंट फोर्स कैसे लिखेंगे बेटा? बॉइंट फोर्स के लिए हाइट ऑफ वाटर चाहिए ना वेसल में, फिर इसका तो मान लिया कि साइड लेंथ कुछ हो जाएगा जो पूछा गया। देखो बेटा, वॉल्यूम हो सकता सही कह रहे हो, लेकिन आवाज़ क्लियर ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे बताना बाद में कि यही कह रहे थे। इसका मान लिया जाए साइड लेंथ है x, लेट साइड लेंथ ऑफ क्यूब इज x, लेट फाइनल लेंथ ऑफ आइस क्यूब फाइनल साइज ऑफ आइस क्यूब, साइज ऑफ आइस क्यूब इज x। हमने मान लिया x साइज, ठीक है बेटा। और y हाइट मान लिया कि वेसल के अंदर वाटर फॉर्म होगा, एंड y हाइट इनसाइड वेसल, inside vessel water will be formed, water will be formed। ठीक है बेटा ऋत्विक, समझ में आ रहा है बेटा?
देखा करो एक दो बार, चाहे और देख लिया करो, और जो भी पुराना अगर कोई लेक्चर छूट गया तो वीडियो बोल दिया करो, मैं भेजूँगा, फिर देखो तब बेटा क्लियर जिस तरह, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं, वही बार बार आता है। तो इसका हमने मान लिया कि साइड लेंथ, अब ध्यान देना कि फाइनल हमने कह दिया कि इसका जब ये मेल्ट कर जाएगा तो इसका फाइनल लेंथ जो होगा इसका हो गया x, और ये जो वाटर यहाँ पे फॉर्म हुआ इसका हाइट कह दिया y। अब हम कहेंगे कि व्हेन इट विल लीव कांटेक्ट, ये हम तब बात कर रहे हैं फाइनल, व्हेन आइस क्यूब विल लीव कांटेक्ट, ये सब बातें हो रही हैं व्हेन आइस क्यूब विल लीव कांटेक्ट फ्रॉम बेस ऑफ वेसल। अब बेटा देखो, जब ये कांटेक्ट छोड़ दिया तो हम कहेंगे कि इसका वेट कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी, वेट ऑफ आइस हुआ ना बेटा। जब कांटेक्ट छोड़ेगा तो इसका वेट mg लग रहा है, बॉइंट फोर्स हम कहेंगे वॉल्यूम, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक्स क्यूब, सॉरी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक्स स्क्वायर, इसका बेस एरिया हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, यही हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बेटा समझ में आ रही बात ये? नहीं, देखो इसका टॉप व्यू अगर देखोगे, ध्यान समझो, टॉप व्यू देखें तो हमें ऐसे दिखेगा, टॉप व्यू बता रहे हैं। टॉप व्यू देखोगे तो बेटा ये पार्ट में वाटर रहेगा खाली, इसका साइड लेंथ जो क्यूब का रहेगा वो कितना रहेगा, x रहेगा। ठीक है, और ये हाइट, किस हाइट तक ये वाटर है, y हाइट तक होगा। इतने जो शेडेड पार्ट है इतने ही पार्ट में बेटा वाटर होगा केवल ना, ये समझ पा रहे हो फिगर? यहाँ से टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू हमें जो दिखाई देगा, टॉप व्यू यहाँ से देखा जाए तो ये हमें जो दिखाई देगा वो हमने ये बना दिया। अब क्या होगा कि इसका बेस एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, और बेस एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, और कितना हाइट ये वाटर के अंदर है, यही वाटर कितने हाइट तक है, y। समझ पा रहे हो बेटा? तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई आइस क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई आइस क्यूब इंटू जी, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई आइस क्यूब, दिस इज बॉइंट फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू वेट mg के बराबर होगा। तभी तो बेटा ये n की वैल्यू 0 होगी, n1 विल बिकम 0, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है। बॉइंट फोर्स mg के बराबर नहीं होगा, mg ज़्यादा होगा, तो बॉइंट फोर्स जब तक लेवल y से कम होगा तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो बॉइंट फोर्स प्लस n1 विल बी इक्वल टू mg। समझ में आ रही बात? जब ये आइस मेल्ट ही नहीं किया था तो बॉइंट फोर्स 0 था, तो n1 की वैल्यू किसके बराबर थी, mg। जैसे से आइस मेल्ट कर रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, बॉइंट फोर्स बढ़ रहा है, बॉइंट फोर्स बढ़ रहा है तो n1 कम हो रहा है। समझ में आई बात बेटा? पूरा क्लियर अच्छे से सबको? कुछ कहीं पे कोई डाउट तो बोलो बेटा, पूछो। क्लियर है? अब हम कह देंगे कि इसका वेट हो गया, क्या वेट हो गया, एक्स क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, n1 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो देखो यहाँ से ये एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू वाई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, एक इक्वेशन हुआ, जी जी कैंसिल हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ एक्स बचा। समझ में आई बात बेटा? ये तो एक्स डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या कह दोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर 1, CGS यूनिट कह दें, तो 1 इंटू वाई इंटू 1, तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 0.9x, दिस इज फर्स्ट।
देखो अगर कोई कहता सीजीएस यूनिट नहीं लिखते तो ना लिखो, डेंसिटी लिखोगे पॉइंट, यहाँ पे लिखोगे 0.9 इंटू 10⁻3, यहाँ लिखोगे 1 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा बेटा यही ना। समझ में आई बात यहाँ तक। अब बताओ कि यहाँ पे दो अननोन है, हमसे पूछा गया है एक्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट विल बी हाइट ऑफ वाटर कॉलम इनसाइड सिलेंड्रिकल वेजल सच दैट आइस क्यूब विल जस्ट लीव कॉन्टैक्ट फ्रॉम बेस ऑफ वेजल, तो वाई पूछा जाता है। तो एक्स पूछा जाए या वाई पूछा जाए, एक्स पूछा जाए या वाई पूछा जाए, तो हम बता सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो ये आया बेटा, एक इक्वेशन ये आया। दूसरा कैसे लिखा जाए बताओ? है क्या कंजर्व रहे, क्या कंजर्व रहेगा सोमेल, बोलो बेटा। हाँ पहले वॉल्यूम बोला था, गड़बड़ मत करना, क्योंकि आइस है, आइस से मेल्ट होके वाटर में आ रहा है। तो जितना आइस मेल्ट किया, मास ऑफ आइस मेल्टेड इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर फॉर्म, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। लोग गलती कर देते हैं कि जितना वॉल्यूम आइस का कम हुआ उतना वॉल्यूम वाटर, नहीं बेटा, वॉल्यूम डेंसिटी आइस का अलग है, डेंसिटी वाटर का अलग है। तो जो मास होगा दैट विल रिमेन कंजर्व। जितना वॉल्यूम कम होगा आइस का उससे कम वॉल्यूम वाटर फॉर्म होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा है। ये समझ में आ रही बात सबको बेटा? तो यहाँ पे हम कहेंगे एक इक्वेशन तो ये आ गया। दूसरा हम कहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। दूसरा कहेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास का आइस मेल्ट होगा उतना वाटर फॉर्म होगा। तो कितना मास आइस का मेल्ट हुआ, तो बेटा एक बात देखो, पहले कितना था वॉल्यूम, 4 क्यूब था। किसका 4 क्यूब था? आइस का। बाद में कितना वॉल्यूम हो गया? x क्यूब। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों साइड सेंटीमीटर में रखेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्टेड इनटू डेंसिटी ऑफ आइस, ये क्या हो गया लेफ्ट, ये क्या लिखा गया? मास ऑफ आइस मेल्टेड इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर फॉर्म। कितना मास वाटर का फॉर्म हुआ? तो एक बात देखो, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, नहीं बेटा यही फिर गड़बड़ कर रहे हो, जल्दबाजी में नहीं। हाँ यहाँ पे नहीं है वाटर ना बेटा, इसीलिए तो बनाया हूँ टॉप व्यू। ये इतनी दूर पे जहाँ पे आइस है वहाँ वाटर नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना तो एरिया में जो साइडेड पार्ट है इसका एरिया आया। बोलो बेटा, किस इंटू वाई, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आई बात सबको? इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, समझ में आ रहा बेटा ऋत्विक? हाँ, अब यहाँ पे लिख दें 4 क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू लिख सकते हो 0.9x इंटू 1। बेटा ये हम सीजीएस में दोनों साइड रख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी बात समझ पा रहे हो? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब कुछ बचा ही नहीं। सिंस y इज इक्वल टू 0.9x, यही आया ना बेटा? हाँ, y इज इक्वल टू 0.9x। बोलो, अब इसको कह दोगे दिस इज फर्स्ट, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल सॉल्व एंड वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x।
वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अब तो सॉल्व कैलकुलेशन है बेटा। लिख दूँ मैं आंसर? x की वैल्यू आ जाएगी 2.26 सेंटीमीटर, यही आएगा। x आ गया तो x की वैल्यू हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 0.9 से तो y भी आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.9 इंटू 2.26, जो भी पूछा जाए बता देंगे। तो ये बेटा अब तो क्वेश्चन हो गया, ये रख करके सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात? इतना सब मैथ में करते हो तो ये तो फिजिक्स का पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है बस, बाकी तो तुम्हें मैथ कैलकुलेट कर ही लोगे। क्लियर बिल्कुल अच्छे से बात? स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है, लेट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज W in air, तो what will be its weight in water या in liquid? तो कहें कि उसको हम कहेंगे apparent weight। apparent weight in liquid will become W minus F of thrust। F of thrust या F of thrust को कह सकते हो buoyant force, B, that is buoyant force। buoyant force तो इसको हम कहेंगे apparent weight। इसका मतलब कि जितना apparent weight जो हुआ W माइनस अब थ्रस्ट या हम कहें buoyant force, तो जितना वेट कम हुआ, ये तो फाइनल वेट हो गया, तो वेट कम किसकी वजह से हुआ? buoyant force। तो लॉस इन वेट किसकी वजह से हुआ बेटा? buoyant force। अब इस पे हम कुछ बात बताते हैं कि जैसे अगर कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कैविटी है या दो मेटल पीस हैं अलग अलग कंबाइंड हैं, तो उनका हमें अगर बताना है कि कितना मास होगा हर एक का, तो उस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया? तो उसी को वेइंग मशीन कहते हैं, वेइंग मशीन। अब यहाँ पे वेइंग मशीन जो हमारा हुआ वो यहाँ से मतलब ये डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से मेजर करता है। कोई नहीं, हमने वेइंग मशीन ऐसे बना दिया। अगर मान लो कि ये जो है इसके ऊपर एक हमने रख दिया वेजल और इसके अंदर है वाटर फिल कर दिया। वेइंग मशीन का अगर यहाँ पे हम कहें रीडिंग है W1, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज W1 इन केस 1, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज W1। अब हम क्या कह रहे हैं, वही वेइंग मशीन है, वही ये वेसल है, इसके अंदर वाटर भी उतना ही है। अगर इसके अंदर हम ऐसे प्लेस कर दें, थोड़ा सा नीचे बनाना होगा, ये W1 गिवन है बेटा, इसका इसकी रीडिंग दी गिवन है।
अब अगर हम आपसे कहें कि ये वेइंग मशीन है और सेम वेजल प्लेस किया गया है, इसके अंदर सेम वाटर रखा हुआ है, इसकी रीडिंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब वेइंग मशीन के फिगर पे ना जाओ बेटा, बस ये समझो वेइंग मशीन है, इसकी रीडिंग की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग से, चलो यहीं भी बना देते हैं, स्ट्रिंग से वर्टिकल वॉल से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और एक हम यहाँ से एक स्फीयर इसके अंदर ऐसे डिप किए हुए हैं, स्ट्रिंग में टेंशन भी है। ये स्फीयर है, स्फीयर, और ये वर्टिकल से कनेक्टेड है। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल रिमेन सेम और विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। मतलब W1 ऐसे पूछा जा सकता है, W1 से ज़्यादा है रीडिंग या W1 से कम है, या W1 से ज़्यादा होगा। और कोई इस कम होगा ज़्यादा होगा, बराबर नहीं होगा, हैं? ऋत्विक बेटा बोलो। ज़्यादा होगा। देखो बेटा, ये रीडिंग क्या देता वेइंग मशीन, जो इनके बीच कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। जैसे पहले केस में देखो तो जो वेजल में लिक्विड और वेजल जो है इसका वेट हो गया, हम कह दें इस पे जो N1 लगा, N1, और डाउनवर्ड जो लगा हम कहें मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वेजल इंटू जी। तो N1 जो रीडिंग रहा है N1 दैट इज इक्वल टू W1, वो क्या रहा मास ऑफ वाटर प्लस वेजल इंटू जी। यही तो बेटा रीडिंग दिया। तो बेसिकली रीडिंग की जब बात करेंगे तो हम यहाँ पे जो N1 लग रहा है उसकी बात करेंगे। अब एक बात देखो, जब हम वेजल की बात कर रहे हैं ध्यान देना, तो इसके अंदर वाटर है और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस पे टेंशन लग रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक लिक्विड इस पे फोर्स किधर लगा रही, बॉइंट फोर्स लगा रही है। ध्यान देना बेटा, लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे बॉइंट फोर्स लगा रही होगी अपवर्ड ना, बोलो। तो ये ऑब्जेक्ट भी लिक्विड पे बॉइंट फोर्स लगा रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट भी लिक्विड पे बॉइंट फोर्स लगा रहा होगा। किधर लगा रहा होगा, डाउनवर्ड। तो अगर हम ऑब्जेक्ट और लिक्विड को एक कंसीडर कर लें सिस्टम, तो बॉइंट फोर्स विल बिकम इंटरनल। ये समझ पा रहे हो हमारी बात? तो इंटरनल बन जाएगा। तो इसके लिए एक्सटर्नल क्या रहा, टेंशन, और इसका हम कहेंगे वेट क्या लग रहा होगा। देखो ध्यान से, मास ऑफ वाटर प्लस वेजल प्लस स्फीयर इंटू जी, ये वेट हो गया टोटल वेट डाउनवर्ड लग रहा, और इस पे लग रहा है N2 लग रहा है ना बेटा। तो N2 की जो रीडिंग होगी दैट विल बी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। अब एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉइंट फोर्स इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि हम स्फीयर और इस लिक्विड को सिस्टम कंसीडर कर लिए, तो जो लिक्विड ने इस पे लगाया बॉइंट फोर्स अपवर्ड, वही ऑब्जेक्ट लिक्विड पे लगाया गया बॉइंट फोर्स डाउनवर्ड। तो बॉइंट फोर्स विल बिकम इंटरनल। समझ में आ रही बात बेटा? तो रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन सेम हो जाएगा, डिक्रीज होगा।
देखो हम कहेंगे N2 एट यहाँ पे देखो एट इक्विलिब्रियम, वही N2 जो होगा रीडिंग होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में है, बोलो बेटा N2 अपवर्ड लग रहा है, N2 प्लस T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर प्लस वेसल प्लस स्फीयर, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वेसल प्लस मास ऑफ स्फीयर इनटू जी। तो N2 की वैल्यू जो होगी मास ऑफ वाटर, ध्यान देना, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वेसल इंटू जी प्लस मास ऑफ स्फीयर इंटू जी, या वेट ऑफ स्फीयर कह सकते हैं, माइनस टी। ये हुआ। तो ये दोनों तो क्या है, W1 है, ये दोनों W1 है, तो वेट ऑफ स्फीयर माइनस टी, वेट ऑफ स्फीयर माइनस टी, और ये इसमें टेंशन है, इसका मतलब वेट mg जो होगा टी के बराबर होगा, मास ऑफ स्फीयर इंटू जी माइनस टी। बोलो अब टी की बात अगर हम करें तो क्या होगा, टी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे तो हम फ्री बॉडी डायग्राम जब स्फीयर का बनाएंगे, तो स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन टी होगा, इसका वेट होगा वेट ऑफ स्फीयर, और इस पे कहें बॉइंट फोर्स बी, तो जो टेंशन होगा वो क्या होगा, वेट से कम होगा या ज़्यादा, टेंशन जो होगा वेट से कम होगा बेटा या ज़्यादा, कम होगा। टेंशन वेट ऑफ मास ऑफ स्फीयर इनटू जी इज नथिंग बट वेट ऑफ स्फीयर, इससे कम हुआ, वेट ऑफ स्फीयर जो हुआ उस वेट ऑफ स्फीयर टेंशन से ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब N2 की वैल्यू W1 से ज्यादा आएगी कि कम। समझ में आ रहा सबको, या वेट या N2 इज इक्वल टू W2 कह दें, वेट दैट विल बी ग्रेटर देन W1। अगर हमें पता रहे तो सब वैल्यू पता रहे, वैल्यू पुट करके हम बता सकते हैं कि रीडिंग कितनी आएगी। समझ में आ रही बात, इसका मतलब यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा आएगा, यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, वेट ऑफ स्फीयर माइनस टी, देखो यहाँ से T प्लस वी इज इक्वल टू वेट ऑफ स्फीयर बॉइंट फोर्स, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो रीडिंग ज़्यादा आएगा वही बॉइंट फोर्स के बराबर ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें कि जो N2 होगा बॉइंट फोर्स, ये दोनों का जो डिफरेंस आया दैट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, तो जो बॉइंट फोर्स रहा उतना ही इसकी रीडिंग ज़्यादा आ जाएगी। क्योंकि जो इसका वेट था वाटर का, वेजल का वेट था, वो तो नीचे एक्ट कर रहा था। जब इसको डिप किया गया तो लिक्विड पे, लिक्विड ने B इसको ऊपर लगाया, इसने B नीचे और एक फोर्स लगा दिया, वही बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, वही B नीचे की डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर, किसी को कहीं कुछ डाउट बेटा? अब इस पर न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहा है, फटाफट सब लिखते जाएंगे। हम कॉन्सेप्ट पार्ट एकदम बार बार घुसाना चाह रहे हैं दिमाग में, एकदम बिल्कुल क्लियर रहे। केवल अगर हम बात करते हैं लिक्विड वेजल, तो उस पर एक बॉइंट फोर्स और आ जाता नीचे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसमें आया, लिक्विड ने इस पे लगाया बॉइंट फोर्स ऊपर, तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बॉइंट फोर्स नीचे लगाएगा, तो वही बॉइंट फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट्स ऑल, इसमें बॉइंट फोर्स केवल ऐड हो जाएगा। टेंशन जो होगा, टेंशन प्लस बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ स्फीयर। मिटाए बेटा? हाँ,
ये तो जब दो, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बेटा। किसकी एफबीडी में बेटा? तो स्फीयर की एफबीडी में तो आ ही रहा, देखो स्फीयर, हाँ। अरे अरे ये बेटा ये बताओ कि इसका ये बी डी ड्रा करोगे, ये बी डी एम, तो क्या ड्रा करते हो बताओ बेटा? एक तो इसका वेट लगते हो, दूसरा कहते हो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो इस पे फोर्स लगा रहा है। ये बी डी किसी ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया उस ऑब्जेक्ट पे सराउंडिंग के कारण कितना फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, ना कि वो ऑब्जेक्ट कितना लगा रहा है। उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक तो वेट हो गया ग्रेविटी के कारण, दूसरा हॉरिजॉन्टल सरफेस इस पे लगा रहा है N1। अब ये भी तो N1 लगा रहा है नीचे, तो इस पर कितना लग रहा है, तो स्फीयर पे बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, ना कि स्फीयर कितना लगा रहा है। जब हाँ लिक्विड वेसल सिस्टम की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो इस पे हम कहेंगे बॉइंट फोर्स हो गया और इनका वेट हो गया और ये N2 हो गया। ये इसका बॉइंट फोर्स हो गया और इसका वेट ऑफ वाटर एंड वेसल, वही मास इंटू जी कह देते, दोनों मास लेके जी से मल्टीप्लाई करें वही बात आ जाती। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी वेट ऑफ वाटर प्लस वेसल प्लस बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू N2, दैट इज रीडिंग, वही हो जाएगा W2। समझ गए बात? कुछ और डाउट किसी को कहीं पे? कुछ और डाउट किसी को कहीं बेटा? अब एक में मान लो लास्ट हम अभी ये बात कर रहे हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन डेली बेटा रिवीजन जरूर। ये जितनी बात बताया करूं क्लास में उसको बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लो, ये तो नेसेसरी कंडीशन है। फिर फिजिक्स में इतना मज़ा आएगा कि जितना स्कोर मतलब जनरली इन जनरल अगर बच्चों को देखोगे तो कम स्कोर करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जबकि हमारे साथ कभी आज तक नहीं ऐसा हुआ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का नंबर आता है, ज़बरदस्त स्कोर फिजिक्स में करते हैं, लेकिन सब में करें तो वही बात कहानी कुछ और हो जाए। मैं कभी नंबर शेयर करूँगा, जो बच्चे अभी सेलेक्ट हुए थे तुम लोग जानते हो, इसका तो सीनियर ही थे दोनों, मतलब जो अच्छी रैंक का था, बाकी तो 12,000 11,000 वो सब तो वो भी आईआईटी मिल जाता है नो डाउट, 14 15 16,000 तक। सच्चाई है कि 20-21 आईआईटी हो गए हैं इस समय, नए खुल रहे हैं, लेकिन ये तो जानता है दुष्यंत। तो जो 632 की बात कर रहे हैं 638, तो उसका नंबर मैं शेयर करूँगा, उसका नंबर शेयर करूँगा तो देखोगे कि मतलब मैं क्या बताऊँ, वही 110 कुछ भी हो सकता था। फिजिक्स में 60 मार्क्स, 66 65 बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद केमिस्ट्री में, मैथ्स में बहुत कम था। मतलब तब सर बाद में आए थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, सिद्धू सर बाद में आए थे, पहले दूसरे सर थे। तो वही बात है, तो अगर वैसे ही रहता तो टॉप 10 20 सब कुछ भी पॉसिबल था। तो जो बात बताया करूँ उसको पूरा ग्रास्प कर लो, फिर क्वेश्चन तुम्हें मतलब सच्चाई कह रहा हूँ, फिर वही बात है, एडवांस कुछ नहीं यार, क्या एडवांस क्या वो रहता है जब वही आता है। हाँ आई तो अच्छी रैंक थी आयुष की, वो थोड़ा सा लापरवाही कर रहे थे, मैं क्या बताऊँ, बताएंगे कहानी। हम उनके पेरेंट को बुला के उसको बुला के बहुत समझाया, वो अच्छा कर रहा था, जबकि उसकी हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड उसकी ज़्यादा बेहतर थी। तो वो यूँ हो गया कि वो लास्ट के 2-3 महीना इधर उधर, अब तुम लोग बेटा बच्चे नहीं रहे 11वीं पहुँच गए तो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए नियम से। मतलब जो बात है, लाइफ बहुत लंबी है, ये टाइम जो होता है कॉलेज में पहुंचने करने का, उसका जो है कहीं कहीं कुछ ये तुम्हें बुला के पेरेंट को 3 बार 4 बार उसको भी, अब क्या बताऊँ, कोई ये सब कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर तो बहुत कम रैंक पे मतलब उस पर मिलता है, और नहीं तो वो मतलब 100 के अंदर एक्सपेक्टेड था मुझे। अब इसका तो जो एक्सपेक्टेड था वो ठीक था। तो हो जाती बात। देखो तो हम बात कर रहे थे लास्ट बेटा, इसकी हम बात कर रहे हैं कि जिसमें मान लो कि
दोनों के मार्क्स हैं हमारे पास, दोनों का फिजिक्स में तो दोनों ठीक किए हैं मतलब तगड़े से, लेकिन वो और क्या को कर सकता था, कुल मिला करके गड़बड़ कर दिया। देखो बेटा, अगर मान लो कि ये ऐसे आके स्फीयर यहाँ कहीं पे हो गया, ये क्या हो गया, वही वाटर, वही वेसल, सब कुछ वही। दुष्यंत समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा? पूरा मेहनत करके पूरा एकदम जो है अप टू डेट हो जाना लग करके, तब तो एकदम बिल्कुल मज़ा आएगा। अब जब हमें आईआईटी की तैयारी करनी है, आईआईटी करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, और फिर तब वही बात हो जाएगी जैसे 9th 10th अभी आज की डेट में 8th 7th का लग रहा होगा, क्लास करो, ये करो, पढ़ो, तो उस तरह से बनाना पड़ेगा। तब पूरा अटेम्प्ट बच्चा करता है, कहीं एक आध गलत हो जाता है, तब भी रैंक एकदम तगड़े में रहती है, कोई ब्रांच मिल जाता है। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा, मतलब ये सिलेक्ट कर गया पूरा, इससे प्लेस्ड हो गया, वही चीज़ सब कुछ वही दिया है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि वेट W3 जो होगा, जो इसका होगा रीडिंग, वो W3 W1 W2 में ज़्यादा होगा, कम होगा, या क्या होगा? ज़्यादा हो। बस अब तो कुछ इसमें रहा ही नहीं बेटा, बस बात ये हो गई, जब ये सिलेक्ट कर गया, टेंशन हो गया जीरो, टेंशन जीरो हो गया, वाटर, वेसल और एक स्फीयर का और वेट हो गया, तो ये हो गया N3, इसको कह दें W3, तो हम कह देंगे W3 इज इक्वल टू, अब बॉइंट फोर्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि बॉइंट फोर्स ये लिक्विड में लगा रहा है, लिक्विड ऊपर लगा रहा है, इंटरनल हो गया, तो वो हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू वेट मास, जैसे लिखते आए हैं, कोई नहीं, मास ऑफ वाटर प्लस वेसल, मास ऑफ वाटर प्लस वेसल प्लस स्फीयर इनटू जी, या इसे कह दें वेट ऑफ वाटर प्लस वेसल प्लस स्फीयर इंटू जी। कभी बताएंगे, इसलिए हम कहते हैं कि हम फिजिक्स में तो जो पढ़ाए उसको एकदम अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से करो। तो W3 इज़ ग्रेटर दैन W2 इज़ ग्रेटर दैन W1। यहाँ पे ये नहीं केवल कंपेयर करने का, अगर डेटा दिया रहेगा तो वैल्यू भी निकाल दोगे कि नहीं? सब सॉल्व कर दोगे, सब एक एक वैल्यू बता दोगे, तो टेंशन जीरो हो गया। तो तीनों केस बता दिया, मतलब कुछ भी रहे, कैसे भी इधर उधर उसमें किया जाए, तो कॉन्सेप्चुअल बात थी। तो ये सब मेन सोर्स में आता है, फटाफट करके 2 लाइन में नंबर लेके आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ नहीं है। लेकिन जो बात क्लास में डिस्कस करा, ऐसा नहीं कि जो चैप्टर अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम वापस आएंगे हर चैप्टर में, उस तरह से फिर फीलिंग हो जाएगी, क्योंकि एक बार बताते हुए थ्योरी क्वेश्चन कराते हुए आगे चल रहे हैं, बाद में करोगे तो लगेगा अरे सब क्या है, फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन। फिजिक्स का यही ब्यूटी है, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो क्वेश्चन मैटर ही नहीं करता यार। 1000 क्वेश्चन, एक 10,000 क्वेश्चन रहे, अगर हमें फ्लूइड का कॉन्सेप्ट मालूम है, रोटेशन का मालूम है, तो क्वेश्चन कहीं से कितने भी आए उसके मैटर नहीं करता। तुम लोगों को बीइंग स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन करना होगा, प्रैक्टिस होगी, गलती नहीं होगी। और अच्छे ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।